नमस्कार दोस्तों, ईपीएल लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं हस्तकला टॉपिक का अगला पार्ट। तो देखिए साथियों, इससे पहले हमने बहुत सारी बातें इसमें कंप्लीट की थी। आज अपने बात करने वाले हैं धातुओं पर चित्रकारी। किसकी बात करेंगे मित्रों? अपने धातुओं पर चित्रकारी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में है मीनाकारी। 2 नंबर पे इसमें हम पढ़ेंगे कुंदन कला। 3 नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे कोफ्तगिरी। 4 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं तहनिशा और लास्ट में हम पढ़ेंगे मुरादाबादी वर्क। वर्क मतलब कार्य, ठीक है। इस प्रकार से इसको तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो साथियों, मीनाकारी क्या चीज होती है? सही नाम है इसका मीनाकारी। क्या नाम है? मीणा। मीणा छोटे छोटे मोती होते हैं। मीणा क्या होते हैं? छोटे छोटे मोतियों को मीणा कहा जाता है। तो सही में तो इसका नाम रहेगा मीनाकारी, इसका नाम रहेगा, लेकिन अपने हिंदी में इसको मीनाकारी बोल देते हैं। तो याद रखना, सवर्ण आभूषण पर, मीणा मतलब मीणा का अर्थ यहां पे मोती है। मीणा की क्या करना? जड़ाई करना। सोने के आभूषण पे आपने देखा होगा कि उस पे लाल और हरे रंग के छोटे छोटे मोती जड़े होते हैं, तो वही काम क्या कहलाएगा? मीनाकारी कहलाएगा, ठीक है। ये जो कला है ये लाहौर से जयपुर राजा मान सिंह लाया। मान सिंह फर्स्ट लाया था इस कला को। लाहौर से ये कला आई है, इसका मतलब जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर मान सिंह लाया इसको। इसके बाद में कौन कौन से रंग का प्रयोग होता है? विशेष रूप से साथियों लाल और हरे रंग के ही मोती इसमें काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में देखो, लाहौर में सिख जाति के लोग करते हैं इस काम को। लाहौर में कौन सी जाति के लोग इसको मुख्य रूप से करते हैं? सिख जाति के लोग करते हैं। इसके बाद में मीनाकारी कला का जादूगर ये माना जाता है सरदार कुदरत सिंह को। किसको? सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी का क्या माना गया है? जादूगर। मीनाकारी के प्रकार की बात करें तो प्रकार भी हैं इसके बूंद, तिल, बूंद, तिल। इसके बाद में है छठवां और शबनम। ये इसके क्या हैं? अन्य प्रकार हैं। इसके बाद में अन्य अगर बात करें कलाकार कौन से हैं, तो मीनाकारी के अन्य कलाकारों में नाम आता है शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह और श्याम सिंह। ये मीनाकारी के क्या रहेंगे? अन्य प्रसिद्ध कलाकार रहेंगे। तो पहली बात तो मीनाकारी क्या होती है? स्वर्ण आभूषणों पे छोटी छोटी मीणा या मोतियों की जड़ाई करना क्या कहलाएगा? मीनाकारी कहलाएगा। मीनाकारी में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाहौर से इस कला को जयपुर लाने का क्रेडिट श्रेय जाता है जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम को, और लाहौर में सिख जाति के लोग इस काम को करते हैं। मीनाकारी का जादूगर सरदार कुदरत सिंह को माना गया है और प्रकार है इसके बूंद, तिल, छठवां और शबनम। अन्य कलाकार है शोभा सिंह और श्याम सिंह, ठीक है। मीनाकारी आपको समझ में आ गई। थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है, लेकिन अंतर है इसमें। कुंदन कला सवर्ण आभूषण पर कीमती नग, पत्थर, स्टोन की जड़ाई। जैसे आपने अंगूठी पे देखा होगा, अंगूठी पे क्या होता है? अंगूठी के ऊपर नीले रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का कोई कीमती बहुमूल्य रत्न जड़ा होता है, तो वो कला कुंदन कला है। लेकिन अगर सोने
के आभूषण पे, गले का मान लो आभूषण है, लाल और हरे रंग के बहुत सारे मोती जड़े गए हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मीनाकारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अगर मीना जड़ाई कर दें तो मीनाकारी है, कीमती नग या पत्थर की जड़ाई करें तो कुंदन कला है। साथियों, कुंदन कला जयपुर की फेमस है। कहां की? जयपुर की। और ये जो आपकी मीनाकारी है, ये मीनाकारी कला भी कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? जयपुर की प्रसिद्ध। ये भी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपने पास में है कोफ्तगिरी। क्या रहेगी? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या होती है? देखो ध्यान रखना इस पे। राजा महाराजाओं की तलवारों पे सोने से डिजाइनिंग की जाती थी, उसके तलवारों के हथियारों के हत्थे पे सोने की डिजाइनिंग होती थी, वो कला कोफ्तगिरी कहलाती है। तो देखो हथियार के हत्थे पर सोने की डिजाइनिंग क्या कहलाएगी? कोफ्तगिरी। क्या कहलाएगी? कोफ्तगिरी। जैसे मान लो ये एक तलवार है और इसके हत्थे पे आपने इस प्रकार से कोई डिजाइनिंग बना दी है। मान लो इस प्रकार से आपने बहुत सारी इस पे डिजाइनिंग बना दी है, सोने से इस प्रकार से उस पे डिजाइन बना दिए हैं, तो ये कला कोफ्तगिरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों? कोफ्तगिरी कहलाएगी। कोफ्तगिरी फेमस है जयपुर की, और कहां की फेमस है? अलवर की। लेकिन दोस्तों याद रखना, तलवारें कहां की फेमस है? सिरोही की। नोट में मैं लिखवा देता हूं आपको, तलवारें सिरोही की फेमस है। तलवारें कहां की फेमस है? सिरोही की। लेकिन तलवार के हत्थों पे कोफ्तगिरी का काम जयपुर अलवर का। तहनिशा कौन सी कला है? तहनिशा। तहनिशा में क्या होता है? आप देखो, पित्तल का कोई बर्तन है और पित्तल के बर्तन पर, पित्तल के बर्तन पर कोई भी धातु की जड़ाई करना। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ आप, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें हो गई लिखने में अपने। अभी देखो इसको ठीक करते हैं। कोई भी सामान्यतः कोई भी बर्तन है, कोई भी धातु का बर्तन है, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत हो गई थी, लैंग्वेज ठीक कर लेते हैं इसको। अब देखो कोई भी बर्तन है और बर्तन पर पित्तल के तार की क्या करना? जड़ाई करना। उदाहरण के लिए मान लो ये है अपने पास में, ठीक है। इस बर्तन की सिल्वर का मान लो, इसकी खुदाई करके और आपने इस पे क्या बना दिया है? इस प्रकार से एक पक्षी का चित्र बना दिया है। और ये जो चित्र आपने बनाया है इसमें आपको पित्तल का तार भर देना है बाउंड्री के अंदर, ठीक है। तो सिल्वर का बर्तन है और इसके अंदर पित्तल के तार से आपने चित्रकारी कर दी, तो ये तह निशा है। याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। सीधा सीधा याद रखना, किसी बर्तन की खुदाई कर उसमें पित्तल का तार भरना, पित्तल तय से क्या हो जाएगा? तह निशा। और इस काम को करते हैं तय से तह निशा, तय से तलवार जाती, तय से तलवार जाती। और एक है यहाँ पे सिकलीगर जाति, सिकलीगर जाति उदयपुर की, उदयपुर की कौन सी है? सिकलीगर जाति, ठीक है। थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं इसको। अब देखो अलवर की तलवार जाति और उदयपुर की कौन सी रहेगी? सिकलीगर जाति, ठीक है। इस कला में क्या मानी गई है? सिद्ध हस्त मानी गई है, सिद्ध हस्त है। ये जातियां हैं, तलवार जाति अलवर की, सिकलीगर जाति है उदयपुर की, ये इस काम में क्या मानी गई है? सिद्ध हस्त मानी गई है। और वैसे ये कला, इसका काम जयपुर में भी होता है। कहाँ होता है? जयपुर में भी इस कला का काम होता है। तो ये तह निशा है। अब देखो मुरादाबादी काम में क्या होगा? कोई दूसरी धातु का प्रयोग नहीं करना है, केवल पित्तल के बर्तन है आपके पास में और पित्तल के
बर्तन की, पित्तल के बर्तन की आपको क्या करनी है दोस्तों, नक्काशी कर देनी है। जैसे मान लो ये पित्तल का एक गिलास है आपके पास में, और इस पे थोड़ी थोड़ी ऐसे खुदाई करके और आपने क्या बना दिया है, कोई डिजाइन बना दिया है। ठीक है, अलग से कोई चीज इसके ऊपर कोई भी अलग कोई और धातु इस पे भरनी नहीं है, सेट नहीं करनी है, केवल पीतल का बर्तन है और उसकी थोड़ी थोड़ी खुदाई करके, और जैसा अपने दीवार पे अपने खुदाई करके कोई डिजाइन उकेर देते हैं, वैसे इस पे खुदाई करके डायग्राम बना देना है। ये मुरादाबादी काम कहलाएगा दोस्तों। ये काम भी कहाँ का फेमस है, जयपुर का, और कहाँ का फेमस है, अलवर का। जयपुर और अलवर का फेमस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कर देता हूं। सोने के आभूषण पे मीणा या मोतियों की, लाल हरे रंग के मोतियों की जड़ाई करना मीनाकारी है। सोने के आभूषण पे कीमती नग पत्थर या स्टोन की जड़ाई करना कुंदन कला है। इसके बाद में किसी हथियार के हत्थे पे, जैसे दादागिरी होता है वैसे कोफ्तगिरी होता है, तो उसी प्रकार से जो बदमाश लोग हैं कुछ आजकल के काल में, और वो इस प्रकार के खतरनाक हथियार रखते हैं, तो हथियार के हत्थे पे सोने की डिजाइनिंग क्या कहलाएगी मित्रों, क्या कहलाएगी, कोफ्तगिरी कहलाएगी। और किसी भी धातु के बर्तन पर पित्तल की डिजाइनिंग कर देना, पित्तल तय से तहनिशा, तय से तलवार जाति, और तलवार जाति अलवर की है तो सिकलीगर जाति उदयपुर की है। और मुरादाबादी काम का मतलब है कुछ नहीं भरना, आपको केवल पित्तल के बर्तन की क्या कर देनी है, नक्काशी कर देनी है। और इसी प्रकार से धातुओं पे होने वाली डिजाइनिंग हमारी यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। आशा करता हूं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैंने डायग्राम का सहारा लिया है ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट इसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छे सुंदर आप नोट्स इसके बनाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके बाद में देखो मुख्य कलाओं में इतनी सारी कलाएं हमारे पास में है, कंप्लीट हो गई। इसके बाद में देखो अन्य कोई छोटी मोटी कलाएं और बच जाती है। जैसे मान लो एक नाम आ गया तीर कमान। तीर कमान कहां पे है, कहां बनते हैं, ठीक है, बोडीगामा नाम की जगह है। ठीक है, बोडीगामा नाम की ये जो जगह है राजस्थान में, वहां पे क्या बनते हैं, तीर कमान। क्या बनते हैं, तीर कमान। इसके बाद में मामा जी के घोड़े, ये बनते हैं मित्रों हरजी गांव में। और हरजी गांव कहां पड़ता है आपका, जालोर में। हरजी गांव कहां है आपका, जालोर में है। ठीक है, इसके बाद में देखो मिरर वर्क। कौन सा वर्क है, मिरर वर्क। मिरर मतलब कांच, कपड़े पर कांच के टुकड़ों की जड़ाई, कांच की क्या करना है, जड़ाई करना है। और ये काम होता है साथियों चौहटन में। और चौहटन आपका कहां पड़ता है, बाड़मेर जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, बाड़मेर जिले में पड़ता है। मिरर वर्क का काम यहां पे होता है। इसके बाद में देखो आप मिरर वर्क हो गया, मामा जी के घोड़े हो गए, तीर कमान की बातें यहाँ पे हो गई है। इसके बाद में देखो चट्टा पट्टी। कौन सा काम है, चट्टा पट्टी का काम है। ये चट्टा पट्टी क्या होती है, देखो एक होता है पेच वर्क। इन दोनों में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास में कपड़ा है, इस पे अगर आप कपड़े के अलग अलग कपड़े की छोटी छोटी कतरन सील दो तो ये चट्टा पट्टी है। लेकिन अगर किसी कपड़े पे हम एक निश्चित डिजाइन में दूसरे अलग अलग रंग के कपड़े काट के, और ये डिजाइन एक फिक्स डिजाइन है, इसको अगर सील देते हैं तो ये कहलाएगा साथियों पेच वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेच वर्क। तो चट्टा पट्टी का मतलब क्या हो जाएगा, कपड़े पर दूसरे कपड़े की कतरन सीलना। क्या करना, कतरन सील देना। ठीक है, ये काम कहाँ का है, ये काम भी बाड़मेर का है और शेखावाटी का। बाड़मेर और शेखावाटी।
लेकिन पेच वर्क में क्या होगा, चट्टापट्टी में तो सीधी कोई मन मर्जी की कतरन सील सकते हो, पेच वर्क में एक निश्चित डिजाइन ट्रेस करके सीलते हैं हम, ठीक है। तो देखो कपड़े पर दूसरे कपड़े का डिजाइन ट्रेस कर सील देना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा साथियों, पेच वर्क कहलाएगा। ये काम भी है बाड़मेर और कहाँ का, शेखावाटी का। बाड़मेर और कहाँ का है ये काम, प्रसिद्ध शेखावाटी का है, ठीक है। यहां तक की बातें आ गई कंप्लीट, ठीक है। ठीक है, इतनी सारी चीजें कंप्लीट यहां पे हो जाती है, नोट करो इसको फटाफट। चलो नोट कर लो बढ़िया तरीके से इसको, चलो ठीक। अब इसके बाद में देखो कुछ बेसिक चीजें और है, जैसे एक चीज आती है व्हील, ठीक है। तो व्हील क्या होती है, पश्चिमी राजस्थान में खाद्य पदार्थ रखने की मिट्टी से बनी छोटी महलनुमा आकृति, महलनुमा आकृति। ये मित्रों इस प्रकार से बनेगी, पश्चिमी राजस्थान में एक लंबे कमरे के अंदर, बड़े कमरे के अंदर एक कॉर्नर में, जैसा आज तो हम पिंजरे में या फ्रिज में चीजें रख लेते हैं, लेकिन वहां पे इस प्रकार से एक महलनुमा आकृति बनाई जाती है, और इसी महलनुमा आकृति को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। इसमें जैसे अनाज है कोई थोड़ा मोटा, इसके बाद में नमक मिर्च मसाले घी तेल सौंफ जीरा इस प्रकार की चीजें रख सकते हैं। इसका साइज इतना होगा, ठीक है। ये जो व्हील है ये मेघवाल जाति की महिलाएं बनाती है, मेघवाल जाति की महिला इस कला में प्रवीण है, मतलब वेल ट्रेंड है, ठीक है। इसके बाद में देखो व्हील की बात हमने कंप्लीट कर लिया साथियों। एक आधी कोई छोटी मोटी कला और, जैसे मान लो बेल्ट है, परस है, ठीक है। ये कहाँ के रहेंगे, जोधपुर के, कहाँ के रहेंगे, जोधपुर। नागरी और मोजड़ी जुतियां, नागरी और मोजड़ी जुतियां ये कहाँ की है, जोधपुर और नागौर की, जोधपुर और कहाँ की हो जाएगी, ये नागौर की हो जाएगी। इसके बाद में एक चीज है पात्रे तिपरनी, पात्रे तिपरनी। ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा साधुओं के पास इस प्रकार का एक कमंडल होता है, ज्यादातर पीतल का बना होता है, लेकिन पात्रे तिपरने होता तो कमंडल है बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन जैन साधुओं का लकड़ी का बना कमंडल, लकड़ी का बना कमंडल क्या कहलाएगा, पात्रे तिपरने, क्या कहलाएगा, पात्रे तिपरने कहलाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको करवाई है। एक आधी चीज जैसे मान लो जटपट्टी, जटपट्टी, ठीक है, बकरी के बालों की चटाई बनाना, बकरी के बालों से जो मेट बना लेते हैं वो जटपट्टी कहलाती है। जय जटपट्टी, जय से जसोल, जसोल साथियों आपका पड़ता है बाड़मेर में, कहाँ पड़ता है, जसोल बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। हो गई इतनी सारी चीजें कंप्लीट, ठीक है। नोट कर लो फटाफट इसको। इसके बाद में गलीचे नमदे और कालीन आपको करवाऊंगा, इसके बाद में हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। उतारो इसको, चलो ठीक है। अब इसके बाद में देखो नमदे गलीचे कालीन,
आपने देखा होगा मुख्य द्वार में कई बार पड़े होते हैं वेलकम लिखा हुआ या स्वागतम लिखा हुआ, जहाँ पे अपने चप्पल जूतियां वगैरह रखते हैं, गलीचे, कालीन, नमदे, या छोटा एक नमदा होता है, एक चटाई होती है जो फर्श पे बिछाने के काम आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछते हैं ऊनी नमदे। ऊन के नमदे बनते हैं टोंक में। कहाँ बनते हैं? टोंक में। विदेशी डिजाइन वियना या फारसी डिजाइन के नमदे ये बीकानेर में बनते हैं, बीकानेर जेल में बनते हैं। ये जेल के कैदियों द्वारा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जाता है। इसके बाद में देखो, सामान्यतः अगर कोई आपसे पूछ ले नमदे या कालीन, तो ये काम सबसे ज्यादा तो होता है जयपुर में। नमदे या कालीन का सबसे ज्यादा ये काम कहाँ पे किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। ठीक है, हो गई इतनी बातें, छोटी मोटी बेसिक बातें, और बहुत सारी है जो अपने को, जो पीडीएफ आपको नोट्स की दी जाएगी उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अभी हम एक बात और यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उतार लिया ये। ठीक है, अभी हमारा एक पॉइंट जो बच गया था जिसको कहते हैं वस्त्र पर चित्रकारी। वस्त्र पर चित्रकारी, इसमें दो ही कलाएं हैं हमारे पास में। एक तो है हमारे पास में पिछवाइयां। पिछवाइयां क्या होती है? मंदिर होता है, मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे की जो दीवार होती है उस पे एक वाइट कपड़ा लगाया जाता है और कपड़े पे बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। तो मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवार पे कपड़ा लगा के उस पे जो चित्र बनते हैं वो पिछवाइयां कहलाती है। देखो, मूर्ति के पीछे की दीवार पर कपड़े पर बने चित्र क्या कहलाएंगे? पिछवाइयां। दोस्तों, पिछवाइयां नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की। तो वस्त्र पे चित्रकारी में दो ही बातें हैं। एक नंबर बात पिछवाइयां है, दो नंबर बात साथियों हमारे पास में है फड़। क्या चीज है? फड़। ये दो नंबर बात है। बहुत सारे प्रश्न फड़ पे आते हैं, आप ध्यान रखना कि फड़ क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बना के बता देता हूं। एक कपड़ा जिस पे देवी देवताओं के क्या बने होंगे? देवी देवताओं के इस प्रकार से चित्र बने होंगे। ठीक है, उनके जो कुछ पवित्र उनके पशु है, उनके वाहन है, उनके चित्र भी बने होंगे। तो ये कपड़ा क्या कहलाएगा? ये फड़ कहलाएगा। जागरण में और इसमें अंतर क्या है? जागरण में केवल आपको भजन सुनाई देते हैं, लेकिन फड़ में क्या होगा? ये जो फड़ है इसके पीछे बैठेंगे कलाकार। जो भजन गाने वाले भोपा होते हैं वो इसके पीछे बैठते हैं और आगे बैठते हैं दर्शक। कौन बैठते हैं? दर्शक। भोपा जो है, मान लो पाबू जी के भजन गाएगा, तो ये जो कपड़ा है जिस पे देवी देवताओं के चित्र बने हैं तो ये फड़ कहलाएगी। इस पे पाबू जी से संबंधित चित्र होंगे तो ये पाबू जी की फड़ है ये। अब इसमें क्या है? ये जो भोपा है इसके साथ में ही इनकी भोपी भी होगी, और भोपी एक हाथ में क्या रखेगी? दीपक रखेगी। एक हाथ में दीपक और एक हाथ में एक लकड़ी रखेगी। क्या रखेगी? लकड़ी। और भोपा मान लो पाबू जी के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में बात बता रहा है, तो ये जो भोपी है ये दीपक उस चित्र के पास रखेगी और डंडे से उसको हाईलाइट करेगी। क्योंकि ये प्रोग्राम रात्रि में होता है इसलिए आपको चित्र जो आपका ध्यान केवल उसी पे रहेगा। तो साथ में तो आपको भोपे के द्वारा गाए गए पाबू जी के भजन सुनाई दे रहे हैं और साथ में ये आपको सामने डायग्राम भी दिख रहा है। तो ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा? फड़ वाचन। तो जागरण में और इसमें अंतर क्या हुआ? जागरण में केवल भजन सुनाई देते हैं, लेकिन फड़ के प्रोग्राम में क्या होता है? भजन भी सुनाई देते हैं और चित्र भी दिखाई देते हैं। आगे होगी समझ में आपको बातें? ठीक है, अब देखो फड़ क्या होती है? कपड़े पर
देवी देवता की जीवन गाथा का चित्रण। ठीक है, अगर ऐसा कपड़ा है कोई जिस पे देवी देवताओं की जीवन गाथा बनी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? फड़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो कपड़ा फड़ कहलाएगा। अब देखो ये चीज, फड़ का जो निर्माण होता है मित्रों वो होता है शाहपुरा में। कहाँ होता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और कौन करता है? भीलवाड़ा का जोशी परिवार। इस कला में क्या माना गया है? सिद्ध हस्त माना गया है। क्या माना गया है? इस कला में सिद्ध हस्त माना गया है। इसके बाद में देखो प्रथम फड़, सबसे पहली फड़ बनाई थी दोस्तों पांचाजी जोशी ने। किसने? पांचाजी जोशी ने सबसे पहली फड़ बनाई थी। लेकिन फड़ का चित्र बनाने वाले को कहते हैं चितेरा और फड़ बनाने वाली महिला को कहते हैं चितेरी। तो देखो प्रसिद्ध फड़ चितेरा कौन है? श्री लाल जोशी है। कौन है? श्री लाल जोशी। और प्रसिद्ध फड़ चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। कौन है? पार्वती जोशी। और इनके पति का नाम था स्वर्गीय कन्हैया लाल जोशी। स्वर्गीय कन्हैया लाल जोशी नाम है। ठीक है, तो प्रसिद्ध चितेरा श्रीलाल जोशी, प्रसिद्ध चितेरी पार्वती जोशी। पहली फड़ बनाई थी पांचाजी जोशी ने। फड़ कहते किसे हैं? एक 30 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक कपड़ा होता है जिसपे देवी देवताओं की जीवन गाथा का पूरा चित्रण मिलता है। वो कपड़ा क्या कहलाएगा? फड़ कहलाएगा। और ये फड़ बनती है कहाँ पे? शाहपुरा भीलवाड़ा में। जागरण में और फड़ में आपको बढ़िया तरीके से अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अभी एक बार इतना आप नोट करो और उसके बाद में मैं फड़ की और जो डिटेल है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, बनाओ, नोट्स बना लो अपने फटाफट। ठीक है, अब देखो इसके बाद में यहां तक की चीजें हमारी कंप्लीट हो गई थी। फड़ के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर ली, यहां तक की बातें। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में फड़ की हमारी बात हो रही थी और फड़ की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली है। फड़ में कौन से रंग का प्रयोग होता है? लाल और हरे रंग का प्रयोग होता है। लाल और हरे रंग का। मित्रों, अगर फड़ पुरानी हो जाए तो उसको पुष्कर झील में प्रवाहित करना है, उसको कहेंगे फड़ ठंडी करना। क्या कहेंगे उसको? फड़ ठंडी करना। तो देखो पुरानी मतलब जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण फड़ को कहाँ प्रवाहित करना है? पुष्कर झील में। पुष्कर झील में क्या करना है आपको? प्रवाहित करना है। क्या करना है? प्रवाहित करना है। वैसे पुष्कर झील जो है वो हमारी सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील भी मानी गई है, ध्यान रखना आप। अब इसके बाद में देखो एक समय आता है चौमासा या चतुर्मास। इस समय में फड़ का वाचन नहीं होता। वाचन नहीं होता। चौमासा आपको पता चल गया होगा। आषाढ़ में देव सैनी ग्यारस आती है, कार्तिक में देव उठनी ग्यारस आती है। इन दोनों ग्यारस के बीच में 4 महीनों तक देवता सोए रहते हैं। अब जब देवता ही सोए रहेंगे तो अपने फड़ किसकी बांचेंगे, किसको सुनाएंगे? इसीलिए चतुर्मास में देवताओं को डिस्टर्ब अपने नहीं करते, फड़ का वाचन नहीं होता। आकार होता है इसका आयताकार। फड़ कैसी होती है? आयताकार। और साइज इसका होता है 30 × 5 फीट। क्या होता है? मानक साइज होता है 30 × 5 फीट। छोटी बड़ी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कैनवास के कपड़े पे बनती है। कैनवास के कपड़े पर ये क्या की जाती है? चित्रित की जाती है, की जाती है।
ठीक है, समझ में आई इतनी बातें, बेसिक बातें। अब अगर बात करें कि फड़ के प्रकार बताओ, तो फड़ के प्रकार मुख्य तो हैं, एक तो है यहाँ पे देवी देवता की फड़, पहला प्रकार है ये। दूसरा इसमें रहेगा ऐतिहासिक फड़, कौन सा, ऐतिहासिक फड़। तीसरा रहेगा इसमें लोक नायकों की फड़, लोक नायकों की फड़। देवी देवताओं की अगर फड़ है, वैसे होना तो देवी देवताओं की चाहिए फड़, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्र के लोग जिनकी दिलचस्पी वो अन्य विषयों में ज्यादा है, ठीक है, तो वो अपने अपने हिसाब से भी उनका क्या करते हैं, चित्रण करवा लेते हैं। देवी देवताओं की फड़ में जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक ही नाम लिख देंगे एक बार, पाबू जी की फड़, ऐसे रामदेव जी की और इनकी भी फड़ है, देवनारायण जी की भी है, लेकिन उदाहरण के लिए एक बार ही एक ही लिखेंगे अपने। ऐतिहासिक फड़ में सबसे बढ़िया फेमस है हाड़ी रानी की फड़। किसकी फड़ है, हाड़ी रानी की फड़ है। ये जो हाड़ी रानी की फड़ है, ये हाड़ी रानी जिसका नाम सहल कंवर था, क्या नाम था, और जिसने अपने युद्ध में जाते समय जाते हुए अपने पति रतन सिंह चुड़ावत को अपना सिर काट के निशानी के रूप में भेंट कर दिया था, ताकि मेरा जो पति है वो मेरे ख्यालों में रहकर और युद्ध ना हार जाए। ऐसी जो एक वीरांगना थी हाड़ी रानी, जिसका नाम था सहल कंवर, ठीक है। आपने सुना होगा मेघराज मुकुल की एक रचना है, चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो फड़ बनाई गई है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका, तो इसका स्रोत का मतलब है भी कौन सी बुक से ये कहानी ली गई है और फिर चित्रित की गई है। तो हाड़ी रानी की फड़ तो बना ली, लेकिन ये कहानी में कहाँ मिलती है, इसका सोर्स क्या है। तो सेनानी ये पुस्तक है जिसके लेखक हैं मेघराज मुकुल। कौन है मित्रों, मेघराज मुकुल जी इसके लेखक हैं। उन्होंने किताब लिखी सेनानी नाम की, और उस कहानी को पढ़ के ही हाड़ी रानी की फड़ बनाई गई है, जो इतिहास से संबंधित है, तो ऐतिहासिक फड़ कहलाती है। लोक नायकों की फड़ में जैसे मान लो अमिताभ बच्चन के ऊपर बन चुकी है एक फड़, अमिताभ बच्चन की फड़। अमेरिका में वाचन हुआ, कहां बांची गई, अमेरिका में इस फड़ का क्या हुआ, वाचन। और बोपा था जो भजन गाने वाला है या गीत गाने वाला है, रामलाल, और बोपी का नाम था पतासी। क्या नाम था साथियों, पतासी नाम था। भोपा रामलाल और भोपी थी पतासी, उन्होंने अमेरिका में अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया। तो साथियों 3 प्रकार होते हैं, हमें मुख्य रूप से देवी देवताओं की फड़ की डिटेल ही पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीजें बड़ी इजी है, ठीक है। बनाओ इसके नोट्स, आप नोट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखो विभिन्न देवी देवताओं की फड़ की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ पे रामदेव जी की फड़। किसकी फड़, रामदेव जी की। फिर अपने बात करेंगे पाबू जी की फड़। तीसरी है अपने यहाँ पे देव नारायण जी की फड़। फिर है अपने यहाँ पे रामदला और कृष्णदला की फड़। और फिर लास्ट में अपने हैं भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़। ये इतनी फड़ है जिनकी हमें क्या पढ़नी है, डिटेल पढ़नी है। क्या पढ़नी है मित्रों, डिटेल पढ़नी है इनकी अपने को, ठीक है। अब देखो आप, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह और ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैटर थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। अब देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा हमारे से क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो मैं जो बिल्कुल बेसिक है वो आपको बता दूं, ठीक है। इन देवताओं की फड़ बांची जाती है, लेकिन ये फड़ है इसका वाचन नहीं होता, बांची नहीं जाती ये फड़, भैंसासुर की फड़। तो गुरुजी बांची नहीं जाती है तो क्या काम आएगी, तो आप याद रखना बेटा, बावरी जाति के लोग। कौन सी जाति के लोग, बावरी जाति के लोग
चोरी से पहले, किससे? चोरी से पहले इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बावरी जाति के लोग चोरी करने से पहले पूजा करेंगे भैंसासुर की फट। इतनी डिटेल है, वाचन नहीं होता, केवल पूजा करने के काम आती है। रामदला की जो फड़ है, इसका जो वाचन है, इसका वाचन भाट जाति का भोपा करता है। भाट जाति का भोपा इसका वाचन करता है, इसको गा के सुनाता है। लेकिन विशेषता है इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। फड़ बांधेंगे, भजन गाएंगे तो कोई न कोई ढोलक, पेटी, तबला बजाएंगे, लेकिन इसमें वाद्य यंत्र का काम नहीं लिया जाता। एक और खास बात है जो और जितनी भी फड़ है उनसे अलग है, वो कौन सी है कि ऐसी फड़ है जिसका दिन में वाचन होता है। कब वाचन होता है? दिन में। हाड़ौती क्षेत्र में वाचन होता है। कौन से क्षेत्र में वाचन है इसका? हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन होता है। इस फड़ का निर्माता है धूल जी चितेरा। कौन है? धूल जी चितेरा। इस फड़ का क्या माना गया है? निर्माता माना गया है। और फड़ रात में बांधेंगे, ये फड़ दिन में बांधी जाएगी। इसको आप ऐसे याद करो, भैंसासुर की फड़ की तो बात ही कंप्लीट होगी। वाचन ही नहीं होता तो क्या होगा? चोरी करने से पहले पूजा करेंगे। रामदला फड़ की खास बात है, इसको आप इस तरीके से याद कर लेना। हाड़ौती में भाट जाति का भोपा दिन में बिना वाद्य यंत्र की सहायता से इसका वाचन करता है। हाड़ौती में भाट जाति का भोपा दिन में बिना वाद्य यंत्र की सहायता से वाचन करता है रामदला कृष्णदला के फड़ के। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पे अपने को सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से उठते हैं। और इसमें अगर भोपा पूछे आपसे कोई, तो आप बताना कामड़ जाति का भोपा है। कामड़ जाति का, क्योंकि रामदेव जी महाराज ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, तो कामड़ जाति का भोपा भजन गाता है रामदेव जी के और फड़ बांधता है उनके। बाबू जी के जो भोपे होते हैं वो होते हैं दोस्तों नायक, आईडी और थोरी जाति के। नायक, आईडी और थोरी जाति के, क्योंकि बाबू जी ने नायक, आईडी और थोरी जाति के लोगों को, हरिजन लोग थे लेकिन राजपूतों ने इनका जो है सामाजिक बहिष्कार कर रखा था, छुआछूत थी उसमें और भेदभाव था, लेकिन फिर भी बाबू जी ने इन लोगों को, हरिजन लोगों को अपने घर पे शरण दी थी और इनके प्राण बचाए थे। तब से ये लोग बाबू जी के अनुयायी बन गए। ठीक है, तो ये भोपे नायक, आईडी, थोरी जाति के होंगे बाबू जी के। देवनारायण जी गुर्जरों के देवता हैं, तो भोपा होगा गुज्जर जाति का। कौन सी जाति का भोपा होगा? गुज्जर जाति का भोपा यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में दोस्तों एग्जाम वाला वाद्य यंत्र भी पूछ लेता है, तो रामदेव जी की फड़ में वाद्य यंत्र होता है रा से रामदेव जी, रा से रावण हत्ता। क्या होता है? रावण हत्ता। बाबू जी की फड़ में भी वाद्य यंत्र होगा, कौन सा? रावण हत्ता होगा। दोनों में रावण हत्ता है। यहाँ वाद्य यंत्र अलग है जिसका नाम है जंतर, इसलिए एग्जाम वाला ये अलग है थोड़ा सा इनसे, इसलिए जंतर वाद्य यंत्र ज्यादा पूछता है। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ यहाँ पे कि ये रावण हत्ता किस प्रकार का। आपने देखा होगा भोपा आता है गांव में और इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र लेके आता है और एक डंडा होता है, डंडे पे एक तार लगा होता है और इसको इस प्रकार से वो क्या करता है? वादन करता है। तो ये वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। जंतर वाद्य यंत्र कैसा होता है? जंतर वाद्य यंत्र इस प्रकार से रहेगा, यहां तार लगे होते हैं और ये पैरों के पास में ऐसे रख के अंगुलियों से बजाया जाता है, ये जंतर वाद्य यंत्र होगा। रावण हत्ता एक डंडे से, इस प्रकार से डंडे में तार लगा होगा, उससे इसका वादन किया जाएगा। ठीक है, हो गई इतनी सारी बातें। अब देखो आप, मैं इसको पहले तो क्लियर करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में ज्यादा है और जगह अपने पास में थोड़ी सी कम है यहाँ पे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो वाद्य यंत्रों तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली है, हो गई बातें वाद्य यंत्रों तक की कंप्लीट। इसके बाद में देखो आप, इस फड़ का निर्माण चौथमल चितेरे ने किया। ये फड़ किसने बनाई? चौथमल जी चितेरे ने बनाई। इसका अगर निर्माण पूछे तो श्री लाल जी जोशी है, श्री लाल जी जोशी। इसका निर्माण भी श्री लाल जी जोशी ने किया।
किसने किया? श्री लाल जी जोशी ने। श्री लाल जी जोशी ने इस फड़ का क्या किया? निर्माण। तो देखो दोस्तों, निर्माता की बात हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखो, रामदेव जी को मानने वाली जातियां हैं भांबी, बलाई, कोल्ली, चमार। तो वो जातियां इस रामदेव जी की फड़ में अपनी विशेष मान्यता रखती है। तो भांबी, बलाई, कोल्ली और चमार जातियों में यह फड़ लोकप्रिय है। यह फड़ क्या है? लोकप्रिय है। हो गई इतनी बातें, ठीक है। तो रामदेव जी की फड़ में इतनी मुख्य मुख्य बातें थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में पाबू जी की फड़ की एक खास बात क्या है? पहली बात तो सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबू जी महाराज की। कब वाचन होता है इसका? पाबू जी ऊंटों के देवता है इसलिए, और ऊंट रखता है रायका या रेबारी जाति का आदमी, इसीलिए ऊंट बीमार होने पर, ऊंट रायका रखता है तो फड़ का वाचन भी रायका जाति के आदमी के घर ही करवाएंगे। ऊंट बीमार होने पर रायका जाति के लोग इस फड़ को बंचवाते हैं। इस फड़ को क्या करते हैं? बंचवाते हैं। समझ में आ गई बातें? ऊंट बीमार होने पर, क्यों? क्योंकि ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी। और राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी महाराज को जाता है। और सबसे लोकप्रिय फड़ भी मानी गई है और सबसे चौड़ी फड़ भी है। ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय और कौन सी फड़ है? चौड़ी फड़। कौन सी रहेगी? पाबू जी की। देवनारायण जी की फड़ की विशेषता आप ध्यान में रखना, सबसे प्राचीन है दोस्तों, सबसे लंबी भी है, प्राचीन भी है और सबसे छोटी फड़ भी है। प्राचीन फड़ भी है, लंबी है, छोटी है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी कि सर आप बता रहे हो कि लंबी भी है और छोटी भी है, ये कैसे हुआ? लंबी और छोटी दोनों बातें एक साथ कैसे आ गई? तो याद रखना, लंबी तो ऐसे है कि मैक्सिमम साइज है इसका, ठीक है, 30 × 5 फीट, सबसे बड़ी लंबी फड़ है ये, ठीक है। लेकिन छोटी क्यों हुई साथ में? इसके पीछे एक कारण है, वो कारण ध्यान में रखना। 2 सितंबर 1992 को डाक विभाग ने 5 रुपए का और 2 × 2 सेंटीमीटर का, ये साइज है, 2 × 2 सेंटीमीटर साइज का, इस पे डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट क्या कर दिया? जारी कर दिया। तो देखो, डाक टिकट में क्या होता है? जैसे गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया, तो डाक टिकट जैसे ऑफलाइन अपने फॉर्म भेजते हैं या कहीं पे डाक भेजनी है तो उस पे छोटे छोटे टिकट लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर गांधी जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया तो उस पे गांधी जी का चित्र होगा। लाल किले के डाक टिकट है तो उसके ऊपर लाल किला बना होगा छोटा सा। अगर मान लो जनगण मन पे डाक टिकट है तो उस डाक टिकट पे जनगण मन लिखा हुआ होगा बकायदा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट है तो छोटी सी डाक टिकट के ऊपर देवनारायण जी से संबंधित कुछ चित्र बने होंगे। अब देवनारायण जी से संबंधित चित्र बने हैं, इसका मतलब वो जो छोटा 2 × 2 सेंटीमीटर का जो डाक टिकट है वो फड़ का ही एक छोटा क्या हो गया बेटा? रूप हो गया। इसलिए इसका सबसे छोटा साइज है 2 × 2 सेंटीमीटर साइज, और इसीलिए माना जाता है कि ये सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। और फेमस भी है ये, ठीक है। ये फड़ जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। कौन से म्यूजियम में रखी गई है साथियों? जर्मनी के म्यूजियम में रखी गई है। कौन सी फड़ है? देवनारायण जी की फड़। मोटे मोटे तौर पे मैं आपका डाउट क्लियर करवा देता हूं। ऐसी फड़ कौन सी है जो बांधी नहीं जाती? तो भैंसासुर की फड़। ऐसी कौन सी फड़ है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वाचन तो होता है? तो वो रामदला की फड़। ऐसी कौन सी फड़ है जो जिसका वाचन दिन में होता है? कौन सी रहेगी? रामदला की फड़। इसके बाद में सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबू जी की। सबसे प्राचीन लंबी छोटी किसकी है? फड़ देवनारायण जी की। डाक टिकट कब जारी किया गया? 2 सितंबर 1992 को जारी किया गया था, ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें। वाद्य यंत्र पूछने की ज्यादातर संभावना बनेगी, तो पूछेंगे कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, तो आपको बताना होगा जंतर वाद्य यंत्र। समझ में आई होगी यहां तक की बातें? फटाफट इसको नोट कर लो आप।
ठीक है। अब इसके बाद में देखो अन्य कुछ छोटी मोटी बातें इसमें हमारे पास में और है। जैसे मान लो एग्जाम वाला हमारे से कई बार पूछ लेता है सोहरिया। सोहरिया बेटा लोकल लैंग्वेज में तो इसको कहते हैं ठाठिया। क्या बोलते हैं इसको? ठाठिया। ठाठिया क्या होता है? पेपर मेशी होती है। कागज को गलाकर जो लुगदी बनती है उसको पेपर मेशी बोलते हैं। और कागज की उस लुगदी से एक इस प्रकार से बड़ा कटोरे नुमा एक बर्तन बनता है जिसको ठाठिया भी कहते हैं और सोहरिया भी कहते हैं। तो ये क्या काम आएगा? पहली बात तो किससे बना होगा? कागज की लुगदी का एक बर्तन होता है जो खाद्य सामग्री रखने के काम आता है। खाद्य सामग्री रखने के क्या आता है? काम आता है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो जाएगी अपने? सोहरिया। इसके बाद में देखो कुशीला या बंडेरी। ठीक है, ये अनाज रखने का स्थान है। एक बड़े कमरे के अंदर पार्टीशन करके छोटा सा हल्का सा दीवार निकाल के और उसके बाद में अलग से सेपरेट बना दिया जाता है। अनाज रखने का ये अलग से एक छोटा सा मान लो एक तरीके से पिटारी टाइप का बन जाएगा मकान में। तो ये जो जगह है अनाज रखने की इसको क्या बोलेंगे? कुशीला या फिर क्या बोलोगे? भंडेरी बोलोगे। क्या बोलोगे? भंडेरी। और खाद्य सामग्री रखने का जो बर्तन होगा उसको क्या बोल दोगे? सोहरिया। क्या बोलोगे उसको? सोहरिया बोल दोगे। ठीक है, ये मुख्य मुख्य बहुत सारी बातें मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे करवाई है। अनाज रखने के बर्तन वगैरह ये सारी चीजें हो गई है। एक आधी चीजें छोटी मोटी, जैसे अगर कोई पूछ ले कि मुन्नवती कला, मुन्नवती कला क्या होती है? उस्ता कला का नाम है, ऊंट की खाल पे होती है तो मुन्नवती कला है। ये बीकानेर की है। कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। मथेरण कला साथियों, मथेरण कला बीकानेर की। कहाँ की हो जाएगी? बीकानेर की। मथेरण कला क्या होती है? जैसे कोई लकड़ी की कोई आकृतियां बनी है जैसे गणगौर वगैरह हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे चीड़ मोती की डिजाइनिंग करके आंख नाक कान वगैरह बनाते हैं तो मथेरण कला कहलाती है। और जैन धर्म में एक जाति होती है मथेरणा। मथेरणा जाति के लोग इस काम को करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मथेरण कला। क्या नाम पड़ गया इसका? मथेरण कला नाम इसका पड़ गया। ठीक है, तो जैन समाज की कौन सी जाति इस काम को करती है? मथेरणा जाति। जैन समाज की कौन सी जाति इसको करेगी? मथेरणा जाति। ठीक है, हो गई इतनी बातें। मुन्नवती कला भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कुप्पी कला मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, हो गया इतना। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। अब इसके बाद में कुछ जैसे मान लो लोक कलाएं और हो जाएगी अपने। भराड़ी नाम की एक डिजाइनिंग बनाई जाती है। ठीक है, उदयपुर में भील लोग विवाह की देवी का क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं। विवाह की देवी का चित्र बनाते हैं। उसी देवी को क्या कहते हैं? भराड़ी। क्या बोलते हैं? उसी को भराड़ी बोलते हैं। तो भराड़ी के चित्र कहाँ पे बनते हैं? उदयपुर के अंदर। इसके बाद में देखो मांडना। क्या हो जाएगा? मांडना। ठीक है, ये मांडने प्राकृतिक रंगों से दीवारों पे चित्रण किया जाता है। इसके बाद में है गोदना। क्या हो जाएगा? गोदना। गोदना होती है शरीर पर चित्रकारी। शरीर पर चित्रकारी। गोदना को आप अपनी लैंग्वेज में टेटू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेटू भी बोल सकते हो। इसके अलावा मेले त्योहार के टॉपिक में मैंने आपको सांझी के बारे में बताया था कि श्राद्ध पक्ष में, ठीक है, सांझी का थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। सांझी कौन से पक्ष में? श्राद्ध पक्ष में। मतलब श्राद्ध पक्ष आता है कब? आश्विन माह में। कब आता है? आश्विन माह में। ठीक है, गोबर, मिट्टी, फूल, पत्ती से
दीवार पे क्या बनाना, डिजाइन बनाना, क्या कहलाएगा, सांझी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सांझी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें होगी अपनी। और इसके अलावा कुछ चीजें मैं देख लेता हूँ, कोई और बची है तो भी अपने बात कर लेंगे उसमें। गोंद उत्पादन का कार्य, ये भी हस्तकला में आ जाएगा। गोंद उत्पादन का कार्य हमारे होता है चौहटन में। कहाँ होता है, चौहटन बाड़मेर में होता है। चौहटन बाड़मेर में होता है। चौहटन में और भी चीजें होती है, जैसे मान लो काकरेज गाय का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, बोपों की कुलदेवी विरात्रा माता मंदिर है। बोपों की कुलदेवी विरात्रा माता का मंदिर भी चौहटन में होगा, स्थित है। ठीक है, कानूड़ा नृत्य भी कहाँ पे हो जाएगा, चौहटन गांव में। कहाँ हो जाएगा, चौहटन गांव बाड़मेर में है ये सारी चीजें। ठीक है, कंप्लीट। इसके बाद में इसके नोट्स बना लो, 2-4 एक बातें आपको बेटा और लिखवाऊंगा, और उसके बाद में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो आपका एग्जाम में इससे बाहर आ जाए। ठीक है, पूरा फुल डिटेल से अपने बात कर रहे हैं आज। ठीक है, इसके बाद में मित्रों पान्ने, ठीक है, पान्ने की बात करेंगे, और इसके बाद में एक कला पढ़ लेंगे अपने, थेवा कला। ये 2 चीजें अपने को और पढ़नी है। ठीक है, पान्ना क्या होता है, कागज पर देवी देवता के चित्र बने हों तो वो पान्ना कहलाएगा। जैसे दीपावली पे लक्ष्मी पूजन के समय अपने लेके आते हैं ना, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान श्री कृष्ण के पान्ने बनते हैं जो प्रसिद्ध है। थेवा कला क्या होता है, नीले हरे पीले कांच, नीले हरे पीले बेल्जियम कांच पर। कौन से कांच पर, बेल्जियम कांच पर। पीले बेल्जियम क्वालिटी है कांच की, एक बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन, सोने का चित्रांकन क्या कहलाएगा, थेवा कला कहलाएगा। अब इसमें एक चीज आप देख लो, जैसे मान लो नीले रंग का हमारे पास में कांच का टुकड़ा है, ठीक है, नीले रंग का मान लो हमारे पास में कांच का टुकड़ा है, और इस पे आपने सोने से इस प्रकार से क्या बना दिया, कोई डिजाइन बना दिया है। नीले रंग का कांच है, इसकी खुदाई करके पहले एक स्टार या डायग्राम उकेर लो, और इसके अंदर इसमें भरने के लिए एक सोने की सीट तैयार करो, वो इसके अंदर फिट कर दो। उसके बाद में आपका जो आभूषण बनेगा वो आभूषण कहलाएगा थेवा कला का आभूषण। क्या कहलाएगा, थेवा कला। तो सबसे पहले 2 नाम है, थेरना और वादा। थेरना और वादा, तो ये तो होता है चित्र खोदना, चित्र खोदेंगे तो उसको थेरना बोलेंगे, और सोने की पतली उसमें भरने के लिए सीट तैयार करेंगे तो वो वादा कहलाएगा। इन दोनों नामों को मिला के क्या बना, थेवा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इस कला का प्रारंभ तो नाथूजी सोनी ने किया, नाथूजी सोनी ने किया था। और नाथूजी सोनी को वहां के राजा का नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह ने राज सोनी की उपाधि दे दी, कि सोनी तो बहुत है, आप तो राजा हो, राज सोनी की क्या दे दी, उपाधि। वह 2 गांव दिए थे दोस्तों, बजाड़ व बोरदियो गांव गिफ्ट में दिए थे, बोरदियो गांव दिए। ठीक है, ये चीजें इनको दान में दे दी है। उसके बाद में ये परिवार सोनी जो है राज सोनी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नाथूजी सोनी की इतनी खास बातें हैं। उसके बाद में अन्य जो कलाकारों की अगर अपने बात करें तो शंकर दयाल सोनी और कौन से, रामनिवास जी सोनी। शंकर दयाल सोनी और रामनिवास जी सोनी, ये इस कला के क्या रहेंगे साथियों, अन्य कलाकार रहेंगे। इस कला की एक खास बात और है, वो खास बात मैं आपको और यहाँ पे लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ मैं आपको, कि ये जो कला है ये केवल
उत्तराधिकारी पुत्र को सिखाते हैं, केवल उत्तराधिकारी पुत्र को ही सिखाई जाती है। क्योंकि अगर घर की बहन बेटी बहू इनको नहीं सिखाएंगे, अगर बेटी को सिखाया और उसका ससुराल कहीं अन्य जगह हुआ तो वो वहां पे जाके बता देगी तो वो आभूषण वहां भी बनने लगेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, इस कला को केवल अपने परिवार तक सीमित रखने के लिए नियम बना लिया कि ना तो घर की बहन को ये बताना है, ना ही घर की बेटी को या बहू को ये कला सिखाएंगे अपने। इसलिए ये कला केवल आपको अब अगर थेवा कला का आभूषण लेके आना है तो प्रतापगढ़ में ही मिलेगा। ठीक है, बस ये थेवा कला हमारी कंप्लीट हुई। एक चीज और लास्ट में, तारकशी का जेवर। तारकशी का जेवर नाथ द्वारा में बनता है। कहाँ बनता है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में बनता है। चांदी के तार से ये जालीदार डिजाइन के आभूषण बनेंगे जिनको तारकशी के जेवर कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए ये काफी है। हमारा पूरा जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पीछे के एग्जाम में आप उठा के देख लेना, कुछ भी इससे बाहर आने वाला नहीं है। ठीक है, अगली बार अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।